अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं लिंक सीएसएस से स्टार्ट करेंगे। पेज प्रॉपर्टी हमारा टॉपिक है। तो देखिए हाइपर लिंक कैसे लगता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा क्लास 1, ठीक है, क्लास -1, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा। पहला तरीका क्या है हाइपर लिंक लगाने का, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे हाइपर लिंक आ रहा है। यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन होता है टारगेट टू फाइल, पॉइंट टू फाइल, और एक होता है फोल्डर। पॉइंट टू फाइल पकड़ा और आपने फाइल पे ले जाके ड्रैग करके छोड़ दिया, वो नाम लिखा हुआ आ गया, डन है। टारगेट देने ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, ये टारगेट आपके यहाँ आ रहे हैं, जो आपने रखना है। मैं ब्लैंक कर लेता हूँ, यही एक डिफरेंट होता है। सेव करते हैं और उसके बाद इसको F12 दबाएंगे, इसका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू ना ब्राउज़र क्लिक करूँगा तो ये अलग से खुल रहा है। तो इसका एक नया टारगेट मैंने न्यू के नाम से देखा है, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, यूट्यूब मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ URL लिंक। URL लिंक जो है सिंपल तरीका क्या होगा कि भाई गलती ना हो, गलत URL ना हो, तो अब इस यूट्यूब का जो URL लिंक होता है वो आप URL लिंक कॉपी ओपन करें। यहाँ से आपने कॉपी किया, ठीक है, और उसके बाद आपने इस पेज में आके इस जगह पेस्ट कर दिया, ओके डन। अच्छा, उसके बाद इधर क्लिक करूँगा दोबारा, और जो टारगेट होगा मेरा वो टारगेट होगा न्यू, लेके देख लेता हूँ, ये एक अलग चीज़ आई है ना, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी नए पेज पे खुल रहा है, यानी ये भी एक तरह का ब्लैंक वाला लुक दे रहा है। और ये देखें आपका जो पेज है, वेब पेज आपका ओपन हो गया, ठीक है भाई, डन हो गया। डन होने के बाद हम वापस आते हैं। ये दो तरीके हमने सीख लिए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये भी आसान सा होता है। इमेज लिया मैंने, यहाँ पे इमेजेस लिया, इमेज 1 कर देता हूँ, और जनाब मैंने इमेज 1 किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया जनाब, और ये फोल्डर का बटन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तरीके ये एक ही जगह से यूज़ हो रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, बस बात ये है कि हम चीज़ों को किस तरह से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इमेज टू इमेज कॉल करते हैं, इमेज हमेशा जो है आपको आपके डायमेंशन से बाहर ले जाता है। वापस बैक किया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब आते हैं नए तरीके से URL लिंक लगाना। तो एक और लिंक लगाते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ image2-2। अच्छा, होम की सेलेक्ट किया मैंने इसको। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इस जगह के लिए। मैं यहाँ पर आके मैं आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये मेन्यू के थ्रू। इंसर्ट मेन्यू वो वाहिद मेन्यू है जिसके अंदर HTML के तमाम सपोर्टिव टैग मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा, देखें image2 लिखा हुआ था, ये आ गया। अगर इसको तब्दील करना है, आपने कहा image3 कर दो, कोई मसला नहीं, और इस पर क्लिक करने पे मैं कहता हूँ image3 खुल जाए, वो भी ओपन हो जाएगा। सेव किया मैंने इसको, और इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे जनाब, और रिफ़्रेश करने से इमेज आ गया, क्लिक करने पे image3 भी खुल गया। हमने 4 तरीके सीख लिए, और 4 के बाद 5वां तरीका होता है हाइपर लिंक लगाने का। वो तरीका होता है टूल बार से। टूल बार में यहाँ पे आपके पास जो है ये एक जंजीर जैसी बनी हुई होती है, ये बेसिकली अटैच के शो करते हैं। ये हाइपर लिंक का आइकन है बेसिकली। आप यहाँ पे क्लिक करें, जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे लिख दो image4, इमेजेस कर दें, image-4 कर दें। अच्छा, स्पेस दें नहीं दें, ये डिस्प्ले टेक्स्ट का मसला नहीं है। और मैं यहाँ फोल्डर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं image4 भी ले लेता हूँ। टारगेट देना तो टारगेट दे दें, एक्सेस की टैब इंडेक्स छोड़ दें, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सेव करते हैं। अच्छा, और ये मेरे पास चौथा लिंक भी रेडी हो गया। क्लिक करूँगा तो ये इमेज भी ओपन हो जाता है। बैक करता हूँ। इमेज के पीछे बैकएंड पे सारे तरीके जो हमने पढ़े, 5 तरीके पढ़े, हर सब के ऊपर काम वही होता है। एंकर टैग, href, हाइपर रेफरेंस, और उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट होता है, फिर एंकर टैग क्लोज हो जाता है। इस तरीके से सारे इमेजेस यहाँ पर डिफाइन हुए हुए। डिज़ाइन व्यू में आते हैं वापस, और अब हम आते हैं पेज प्रॉपर्टी में। पेज प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे लिंक में। अच्छा, अगर मैं अपीयरेंस में जाऊँ HTML बेस, तो वहाँ पे वो मुझे लिंक दिखा तो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो इमेज के लिंक है यहाँ पे, इस लिंक के अंदर ये यहाँ पे ये सिर्फ 3 स्टेट्स कवर करता है। एक होता है विजिटेड लिंक, एक सिंपल लिंक, एक एक्टिव लिंक। जबकि लिंक की 4 स्टेट होती हैं, एक सिंपल लिंक यानी जिसे लिंक कहते हैं, एक विजिटेड लिंक, एक हावर लिंक, और एक होता है एक्टिव लिंक।
तो मैं CSS में आऊँगा। अगर मुझे अपने लिंक का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं हाइपर लिंक का फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट यहाँ पे फैमिली में की सूरत में दिया हुआ होता है, ये बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये दोनों टूल्स दिए हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, कम करना है, वो यहाँ से सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर करना है, ये सिंपल कलर इसका क्या होता है, ब्लू, तो मैं कहता हूँ सिंपल कलर हो जाए रेड। ठीक है भाई, ओके, अप्लाई किया, लाल हो गया। रोल ओवर लिंक, जब मेरा माउस उसके ऊपर आए मैं कहता हूँ तब ये ब्लू हो, तो ये तब मेरा माउस आने पे ब्लू हो जाएगा, अभी नहीं होगा, रन टाइम पे होता है। थर्ड ये होता है विजिटेड लिंक। बेसिकली विजिटेड लिंक पर्पल कलर में लिया जाता है, लेकिन मैं लाल ही लूँगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने यूज़र को वो है कि वो एक अजीब सा वियर्ड ना दिखाऊँ, वरना लिंक ब्लू होता है और वो पर्पल में दिखाता है तो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। एक्टिव लिंक, जब तक मैं क्लिक का बटन दबा के रखूँगा तो वो मेरा लिंक एक्टिव में शो होगा। अच्छा, लिंक की खासियत होती है हमेशा अंडरलाइन होता है, लेकिन CSS में इतनी पावर है कि हम अंडरलाइन ख़त्म कर सकते हैं। अंडरलाइन का स्टाइल जो है इसका ऑलवेज अंडरलाइन रखना है या नेवर अंडरलाइन रखना है। ख़त्म हो गई अंडरलाइन। शो अंडरलाइन ऑन रोल ओवर, जब आपका माउस उस पर जाए तो अंडरलाइन शो करे, या हाइड अंडरलाइन ऑन रोल ओवर, जब माउस जाए तो लाइन हाइड कर दे। 4 स्टेट होते हैं इसके भी। ठीक है, आप ये वाली कंडीशन बेस्ट है सबसे। आपने इसको अप्लाई किया, ओके, डन, सेव करते हैं। ये कहाँ पे बना, देखें नॉर्मली जो है वो अगर मैं बात करता तो नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता मुझे चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये इसने स्टाइल का टैग खोला। एंकर टैग के 4 स्टेट है, नॉर्मल, लिंक, हॉवर, विजिटेड, एक्टिव। तो ये जो लिंक है इंशाल्लाह हम CSS में भी इसके ऊपर काम करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम किसी चीज़ को हाइपर लिंक बनाए बगैर भी हम उसके ऊपर ऐसी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और यही चीज़ हमें jQuery में भी काम आती है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। अभी देखिए मेरा माउस आएगा तो ब्लू हो गया, क्लिक का बटन दबाया तो ग्रीन हो गया, और जैसे ही मैं इसका क्लिक का बटन छोड़ूंगा मेरा ऑब्जेक्ट तो खुलेगा, बैक आऊँगा, विजिटेड लिंक का कलर भी रेड है। तो यूज़र को ये नहीं पता चलता कि ये जो है ना ये फेड कलर। अब देखिए गूगल पर अगर मैं कोई लिंक सर्च करता हूँ, मैंने कहा डिजिटल, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे, ओहो ये बैक हो गया, बैक करता हूँ, इस पर क्लिक किया व्हाट इज़ डिजिटल, और बैक करता हूँ तो ये देखें ये पर्पल हो गया। अगर गौर से देखें पर्पल ही दिख रहा है, लेकिन वो सिमिलर है ब्लू से तो शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन खैर कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, हमने ये चीज़ बना ली। बनाने के बाद हम आते हैं इस जगह प्रॉपर्टी में, हाइपरलिंक सीख लिया हमने। अब हम लेते हैं यहाँ पे हेडिंग। विंडोज़ हमें 6 तरह की हेडिंग देता है। मैं यहाँ पे हेडिंग उनके नाम के हिसाब से लेता हूँ। हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1। अच्छा, हेडिंग हो गया, 1 कर दिया, कॉपी किया, इंटर 2 3 4 5 एंड 6, इन सब के नाम बदल देते हैं। 2 कर दिया, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, और इसको 6 कर देते हैं। सेव कर दिया। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हेडिंग बनाने का तरीका। सबसे आसान तरीका है, प्रॉपर्टी में जाएं, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, और इस फॉर्मेट में जाके आपने, अच्छा इस फॉर्मेट को आप HTML में यूज़ करें। प्रॉपर्टी HTML की होनी चाहिए। अगर CSS की यूज़ करेंगे तो क्लास बनानी पड़ेगी। अभी हमें नहीं आती तो हम इसको छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ से हेडिंग ली, दोबारा अब यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट में जाके हेडिंग लूँगा। मैंने यहाँ से हेडिंग 2 बना दी। अच्छा, दोनों सेलेक्टेड थे तो इसलिए वो हेडिंग 2 बन गया। वो भी इसको हेडिंग 1 लेते हैं, वापस हेडिंग 1 बन जा। तीसरा तरीका है, यहाँ पे मेरे पास हेडिंग ग्रुप की सूरत में दी होती है, हेडिंग 1 2 3 जो भी देनी है वो दे दें। मैं यहाँ पे सारी हेडिंग यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। काम करना बहुत आसान कर देता है ये, और हम अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये 4 पे 5 अप्लाई हो गया। हमने ज़रा जल्दी कर देते हैं काम, कुछ सेव करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हेडिंग है जैसे होती है। आप अगर देखेंगे तो हेडिंग के वही टैग हैं, H1 H2 H3 H4 एंड H5 एंड H6। अब मैं पेज प्रॉपर्टी लेता हूँ। पेज प्रॉपर्टी में गए और हेडिंग CSS में आ गए। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर दो। भाई मैंने कहा मुझे भाई इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट चाहिए, सब पे सारी हेडिंग का फ़ॉन्ट एक जैसा होगा। अब अगर आप चाहो हर हेडिंग का डिफरेंट फ़ॉन्ट हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो किया जाता है डायरेक्ट CSS के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास CSS नहीं है, तो मैं CSS के ऊपर जाना भी नहीं चाहता। या बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से हर हेडिंग का अलग साइज़ दे सकते हैं। इस हेडिंग का साइज़ 36 पिक्सल होता है। मैंने कहा नहीं यार, इसका हो जाए 14 पिक्सल। मैंने यहाँ पे 14 लिखा और अप्लाई कर दिया। अभी देखें हेडिंग 1 छोटी हो गई। वैसे आप सर फोड़ लें, कम नहीं होगी। तो ये तरीका ये होता है क्योंकि जो है ना ये CSS इसको कंट्रोल करता है।
HTML को हेडिंग का ऑफ साइज़ दे दें, साइज़ नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे हर हेडिंग को डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं, किसी का साइज़ बढ़ाना है, कम करना है, कस्टमाइज़ करना है, कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। देखो, काम करने का तरीका आपने चुनना है और कुछ नहीं। अब आप यहाँ पे चीज़ें चुनते रहें। क्या हो रहा है ये माउस को? अप्लाई करता हूँ, बंद करता हूँ, मुझे समझ आ गई क्यों हो रहा है। अब नहीं होगा जनाब। हेडिंग में आ गए और मैंने कहा ये ब्लैक ही रहने दो भाई, तू ब्लैक रह ले और तुम ब्लू हो जाओ, आप ग्रीन हो जाओ और आप हो जाओ येलो। तो ये देखें, आपने हर हेडिंग की अलग फॉर्मेटिंग कर दी। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। पेज प्रॉपर्टी का ये मेन पार्ट होता है और ये हमें आना चाहिए। इसकी भी वही चीज़ है कि सारी चीज़ें, क्योंकि हम CSS बेस कर रहे होते हैं, तो इसकी भी CSS जनरेट हो गई। हर हेडिंग की अलग CSS है। कलर, ठीक है। अगर मुझे दो हेडिंग का एक जैसा कलर रखना है तो मैं यहाँ पे कॉमा स्पेस लगाऊंगा। मैंने कहा हेडिंग 1 और हेडिंग 6 का कलर एक हो जाए। लेकिन एक मसला है, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ, ये मैंने हेडिंग 6 ले ली, सेव किया, लेकिन हेडिंग 6 का कलर लाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, यानी पहले मैंने दीवार पे लाल कलर किया, उसके बाद दीवार पे पीला कर दिया, कौन सा दिखेगा? तो रीज़न यही है कि कलर के हिसाब से। तो जनाब, मैं यहाँ पे आके अगर हेडिंग 6 को हाइड कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, या इससे ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, तो ठीक है, सो क्या, वो लाल हो गई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को एक जगह डिफ़ाइन करना। एक जैसा स्टैंडर्ड होता है, एक ही जगह ला के आपने 1 to 6 1 by 1 डिफ़ाइन कर दी। तो जब किसी वेबसाइट को बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है। तो फॉन्ट कलर क्या होगा, सेटिंग क्या होगी, थीम कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इमेज क्या रखना है, तो इस सारी चीज़ों में डिफ़ाइन करने की होती है। सेव करते हैं इसको और हम आते हैं पेज प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पोर्शन पे। वो है आपका हेडिंग। हेडिंग के बाद है टाइटल, ठीक है। हेडिंग पढ़ लिया था हमने। टाइटल में HTML का वर्जन चेंज किया जा सकता है। इस वक्त HTML का करंट वर्जन 5.2 है और हम यहाँ पे HTML5 को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। मैं किसी और वर्जन पे काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। होता क्या है कि हर वर्जन में कोई कोड मार्कअप टैग रिस्ट्रिक्टेड है, कोई मार्कअप टैग अलाउ है। तो डिफरेंट मार्कअप टैग डिफरेंट वर्जन में अलाउ होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फिर जब जो भी आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट किया, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड में, तो डॉक टाइप आपका इतना बड़ा हो जाएगा 2 लाइनों का। ये कौन याद रखेगा? पहले हमें याद रखना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि अगर मैं इसको HTML का वर्जन 5 करता हूँ तो 5 में बहुत आसान सा काम कर दिया उन्होंने। डॉक टाइप HTML, किस्सा ख़त्म, ठीक है। वो आगे डॉक टाइप HTML, काम ख़त्म, इसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर हम आते हैं वापस इधर टाइटल एंड इनकोडिंग में। डॉक्यूमेंट का जो टाइटल बार है, टाइटल बार किसे कहते हैं? देखें यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। इस टाइटल बार में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी का नाम लिखूँ, जैसे क्लास -2 इन DW, जो भी लिखना चाहें आप लिखें, अप्लाई कर दें और सेव कर दें। फाइल जैसे ही सेव होगी आपकी, डायलॉग बंद करके करना पड़ेगा। सेव किया मैंने यहाँ पे फाइल को और रिफ़्रेश करेंगे, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लास 2 आ गया। फिर वापस आएंगे। टाइटल इनकोडिंग में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो छेड़ी नहीं जानी चाहिए, यह है आपका इनकोडिंग टाइप। ये UTF कोड्स होते हैं, यूनिकोड्स होते हैं। बेसिकली हमारे फ़ॉन्ट का तरीका होता है, फ़ॉन्ट लैंग्वेज सपोर्ट होती है यहाँ पे। मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट्स मौजूद है। अरबी, अरेबिक है, या मुझे वेबसाइट उस हिसाब से बनानी तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। लेकिन अगर हमने इसको गलत कर दिया तो वेबसाइट, फिर सारा हमारा सिस्टम आउट हो जाता है। हमें पता होगा तो हम इसको करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर कहाँ है, साइट फोल्डर जो है वो कहाँ है, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है ट्रेसिंग इमेज। ट्रेसिंग इमेज बताना या ना बताना कोई अहमियत नहीं रखता। रीज़न क्या है? ट्रेसिंग इमेज उसे कहा जाता है जो डिज़ाइन के टाइम पे आपके वेब पेज पे एक इमेज को दिखाए।
जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक ट्रेसिंग इमेज लेता हूँ, और मैंने ट्रेसिंग इमेज लेने के बाद यहाँ पे इमेज लिया, डन, और अप्लाई कर दिया। ये मेरे वेब पेज पे ट्रेसिंग इमेज आ गया। अच्छा, ट्रेसिंग इमेज से मेरे वेब पेज की हद तक रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, सेव किया। ये ड्रीम व्यूअर का पार्ट है, और ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेसिंग इमेज की कोई खासियत, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये ट्रेसिंग SCR लिखा तो है, सॉरी ये है इसी का पार्ट में, लेकिन नज़र नहीं आता। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं नज़र आता, व्यू में नज़र नहीं आएगा। आप 100% भी कर दोगे ना इसको तो भी ये नज़र नहीं आता, लेकिन ये यहाँ पे डिज़ाइन में दिखा रहा होता है। तो मोस्टली इसको यूँ यूज़ किया जाता है जब कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसमें आप किसी चीज़ का लोगो दिखाना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो वहाँ पे। मैं इसको बंद करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ओके, अप्लाई कर देता हूँ। कोई चीज़ ख़त्म करनी है डिलीट करके अप्लाई कर दें, ओके कर दें, सेव कर दें, चलना शुरू हो जाएगा। फाइल को सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जनाब। अब हम इधर आएंगे, हम आप मार्कअप टैग पढ़ने जा रहे हैं। मार्कअप टैग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टूल बार यहाँ पे राइट साइड पे दिया हुआ होता है इस जगह। मैं एक दफ़ा रीसेट करता हूँ विंडवर्क स्पेस को, ताकि आपको इसकी ओरिजिनल लोकेशन पता हो। मैंने पहली क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से टूल बार है, बेसिकली ये इस इंसर्ट को फॉलो कर, देखें डिव इमेज, सेम वही चीज़ दी हुई है जो वैसे दी हुई है। आप क्या करें, आपने इस टूल पैलेट को बाहर से पकड़ के खींचा, टूल बार का पैलेट है, आपने यहाँ पे सबसे टॉप वाली लाइन को पकड़ा और इसको अटैच करने गए। जहाँ आप इसको लेके जाएंगे वहाँ ये अटैच हो जाएगा। ये अटैच हो गया। जब ये अटैच हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पे विंडो में आइए और प्रॉपर्टी ले लें। प्रॉपर्टी भी इसी तरह से अटैच कहीं पे भी हो सकती है, देखें कहीं पे भी ये ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं इसको बॉटम में अटैच करने जाऊँगा। अब ये मेरे वेब पेज को एक कंप्लीट फिक्स व्यू में लेके चला गया, बेहतर लग रहा है वेब पेज में। और मैं यहाँ पे आऊँगा, फाइल में देख सकता हूँ, फाइल भी है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, टूल बार आ गया यहाँ पे। जब सबसे पहला टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिव टैग। जब मैं डिव पे क्लिक करता हूँ तो उससे दो चीज़ें पूछता है। ये सेमेंटिक टैग कहलाता है। सेमेंटिक टैग वो होते हैं जो इसके फॉर्मेट या स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर टैग कह लें, बहुत आसान से तरीके में। यहाँ पे डिव के नाम से दिया हुआ है, या हेडर के नाम से है, या हेडर है। यहाँ पे आप नेविगेशन है, मेन मेन्यू है। मेन यानी आपका पूरा सेक्शन हो जाएगा, साइड टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग, उसके बाद फुटर टैग। ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड करती हैं और ये वेब का स्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आती हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सबसे पहले डिव पे क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछेगा CSS की क्लास बताओ और ID बताओ। इंशाल्लाह हम आगे जाके यानी नेक्स्ट वीक में हम CSS का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जब हम CSS पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमें बताएगी ये चीज़ कैसे डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे हमसे वो पूछेगा एक क्लास और ID। हम CSS क्लास भी बनाएंगे, ID भी बनाएंगे और 1 बाय 1 अप्लाई भी करेंगे। अभी सिर्फ ओके करने पे क्या होगा, एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ आ गया और उसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये डाटा अनमैनेज है और ये बॉक्स सिर्फ मुझे ड्रीम व्यूअर में नज़र आ रहा है, बाहर कहीं नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये ड्रीम व्यूअर स्ट्रक्चर भी दिखाता है, तो ये स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चर का टैग है, तो देख सकते हैं। फिर वहाँ पे आ गए हम यहाँ पे नेक्स्ट, और अब मैं यहाँ पे अगला ऑप्शन है इमेज। इमेज इंसर्ट करने के कई तरीके हैं। आपने यहाँ से ड्रैग किया, इमेज को पकड़ा और इमेज को पकड़ के छोड़ दिया, आपका इमेज आ गया। आपने यहाँ पे इमेज लिया और आपने इसको कर दिया 100 पिक्सल। अच्छा, ये पिक्सल इसके जब लॉक होते हैं, आप यहाँ से कॉर्नर से भी कर सकते हो रीसाइज। पिक्सल जब लॉक होते हैं तो मैं इसकी विड्थ कम करूँगा, हाइट उसी रेशो से कम होगी, यानी मैं इसको 200 करूँगा तो इसकी हाइट उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ फिक्स साइज़ करना तो मैं इसको क्लोज ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं फिक्स साइज़ दे सकता हूँ 200 बाय 200। तो ये 200 बाय 200 का इमेज बन गया। और अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो इमेज अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इमेज को सेव करवा दिया कट करके, क्रॉप करके, तो इमेज फिर इसी साइज़ का हो जाता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 200 और इसको भी करता हूँ 200। ओके, डन, सेव किया। यहाँ पे सेव करने के बाद बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन है और वो है आपका इमेज इंसर्ट करना। तो आप इंसर्ट मेन्यू से भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इमेज आ गया यहाँ पे। ठीक, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आपने कोई भी इमेज इंसर्ट कर दिया और उसकी सेटिंग कर दी। आपने कहा कि भाई ये जो 200 बाय 200। ओके, डन, ये भी आ गया। फिर आपने इसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया एक और,
और फिर यहाँ टूल बार से इंसर्ट करेंगे। यानी GUI इंटरफेस का फ़ायदा ये होता है, कहीं से भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, चीज़ बननी चाहिए, मकसद सिर्फ इतना है। एट द एंड हमें आउट पॉइंट चाहिए। हाँ, रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करो। पढ़ना कहाँ से, इंटरनेट से पढ़ लो, ट्यूशन पढ़ लो, या अपनी मेहनत कर लो, जो भी है, पास होना है आपने। ठीक है, सेव करते हैं। F12 अब आते हैं, मेरे पास इसका प्रीव्यू आ जाता है। सेम में सब अच्छा है, ये चीज़ आप समझ गए। एक इंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं इमेज को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ एक, और मैं इमेज जो इंसर्ट करने वाला हूँ, मैं एक इमेज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये इमेज का फोल्डर मैंने से कॉपी किया यहाँ से, और मंडे 6 to 7 आपका फोल्डर है, DW का फोल्डर मैंने आके पेस्ट कर दिया। सारे डाटा मेरे पास यहाँ पे आ गया मल्टीपल फाइल्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि देखिए इमेज भी चेंज हो गया। इमेज मैंने एडिट किया, मतलब किसी इमेज को एडिट करना है, मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अगर हाइपर लिंक लगाना है, सबसे पहला काम 1 by 1 पढ़ते हैं। तो हाइपर लिंक लगाने के लिए आपके पास पॉइंट टू फाइल, आपने किसी फाइल को पॉइंट कर दिया एक, ठीक है। या फिर आप इस फोल्डर पे क्लिक करके भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे अभी हमने हाइपर लिंक लगाने का तरीका सीखा। अब मैं PS पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इसके लिए शर्त है कि फ़ोटोशॉप होना चाहिए, और उसके बाद जो भी आप इसके ऊपर वर्किंग करते हो वो आप कर लो। ये करने के बाद मैंने जैसे ही इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं बंद करूँगा, और यहाँ पे अपडेट हो गया। चीज़ें इस तरह से अपडेट होती हैं। इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर मुझे कोई इमेज है और उसको एडिट करना पड़ गया, मैंने यहाँ पे एक नया इमेज डाउनलोड नहीं रखा, मैंने कहा मुझे ये मेरे पास ये इमेज है और मैं इस इमेज को एडिट करना चाहता हूँ, बल्कि हाँ, इस इमेज को आपने क्लिक किया, यहाँ नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है। फ़ोटोशॉप के पुराने वर्जन में यहाँ और भी ऑप्शन आ रहे होते थे, नए वर्जन में सिर्फ फ़ोटोशॉप के हद तक रखा हुआ है। मैं क्लिक करूँगा, ये इमेज फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा, सोर्स लेके खुद चलेगा। और मैं यहाँ पे जो भी काम करने जाऊँगा, मैंने कहा भाई मुझे ये इसका कलर चेंज करना है, या इस पर जो भी काम करना है, ओके, मैंने इसको यहाँ पे किया, ओके डन। सेव करूँगा, और जैसे मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ कलर चेंज हो गया, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो गया। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप सेटिंग कर सकते हैं। क्रॉप करेंगे तो कट हो जाएगा, जैसे भी आप रखना चाहें रख लें। अब बात आती है इमेज पे लिंक लगाने की। आपने इमेज सेलेक्ट किया, लिंक लगा दिया। अच्छा, नॉर्मल इमेज और हाइपर लिंक में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल इमेज जो होता है आपका, नॉर्मल इमेज पे कर्सर नॉर्मल होता है, हाइपर लिंक पे हैंड टूल आ जाता है। क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज भी खुल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप वापस आते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे कस्टमाइज लिंक लगाना है। कस्टमाइज लिंक क्या होता है कि मैं चाहता हूँ पूरे इमेज पे लिंक ना लगे, वेब पेज के किसी मखसूस पार्ट पे लिंक लगे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट होना चाहिए। इमेज सेलेक्ट होगा तो यहाँ नीचे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैप के नाम से। मैप में आ गया, मैं पहला है रेक्टेंगल मैप। रेक्टेंगल मैप बेसिकली रेक्टेंगल लिंक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपने ये बना लिया, फिर आपने इसको यहाँ पे मूव करके, रेक्टेंगल ऐसे ही बनता है, रेक्टेंगल है क्योंकि वो ये डायगनल है, सॉरी थोड़ी शेप ना। तो आपने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, आपने कहा कि मुझे ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये लिंक मिले। पूरे इमेज पे ये लिंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहीं पे नॉर्मल कर्सर है, यहाँ आते ही हैंड टूल आ गया, क्लिक किया, ये लिंक खुल गया। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरा कस्टमाइज मैं चाहता हूँ किसी राउंडेड ऑब्जेक्ट पे लगे। मैं कहता हूँ कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे सर्कल पे आऊँगा, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखिए, ये सर्कल बन रहा है, और जो पिक्चर है थोड़ी सी चपटी है। अच्छा, देखने में क्या लग रहा है कि पिक्चर गोल है। हमारी जो LCD की स्क्रीन साइज़ है वो है डायगनल स्क्रीन साइज़ में क्या होता है प्रॉब्लम, कि वो साइज़ ऐसी दिखता है। मैं यहाँ मैप पे क्लिक करूँगा, मैप पे कर्सर पे, इस कर्सर को पकड़ के मैं यहाँ से
अब ये राउंडेड या ओवल शेप पे काम कर सकता है। अब मैं माउस लेके जाऊंगा इस जगह पे, देखें यहाँ पे साइडों पे कुछ भी नहीं है, और जैसे ही यहाँ जाऊंगा तो ये लिंक काम करेगा। अब एक काम और करते हैं, आखिरी काम है आज के लिए इंशाल्लाह। और अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना कस्टमाइज लिंक लगाना है, तो कोई इमेज देख के यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। पहले मैंने कहा भाई मेरे पास लिंक जो है वो ये वाले ही पिक्चर है, इस पिक्चर पे सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर लिंक लगाना है। तो पहले मैं इसको छोटा कर लूँ। मैंने इसको कहा कि भाई लॉक कर दो इसके पिक्सल को और कर दो इसको 400, तो इमेज छोटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके सिर्फ कंप्यूटर पे हाइपर लिंक हो, तो यहाँ पे ये है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल में मैंने यहाँ पे 1 क्लिक किया, 2 क्लिक किया, 3 क्लिक किया, 4 क्लिक किया, 5 क्लिक किया, 6 क्लिक। एडोब फ्लैश में इस तरह का इनविजिबल बटन बनता था। तो एडोब फ्लैश जब हम पढ़ते थे तो बड़ा ज़बरदस्त टूल था, पढ़ते और पढ़ाते ही रहे। ये वहाँ पे बन गई एक सिलेक्शन, मैं यहाँ पे फुल क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं कहता हूँ ये वाला इमेज खुल जाए। ठीक है भाई, अब सेव करते हैं। अब देखिए पूरे इमेज पे मैं इमेज का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर पेज का मैं ले लेता हूँ जनाब। हमें वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेब पेज का बैकग्राउंड ये कर देते हैं, सेव किया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ पे देखो, इधर भी लिंक है, इधर भी लिंक है। ये तीनों को अलग लिंक भी दे सकते हैं। कीबोर्ड की लिंक पे कीबोर्ड, मॉनिटर की लिंक पे मॉनिटर, और सीपीयू की लिंक पे सीपीयू। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो ये इमेज मैपिंग होती है। आखिरी काम जो आज का हम करने वाले हैं वो है बहुत ही सिंपल। मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करता हूँ मेन्यू बार के तौर पे। मेन्यू बार कैसी, मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने जाता हूँ। मैंने कहा इसको कर देता हूँ 400। डन। मैं जाता हूँ होम पे अलग लिंक लगे, अबाउट पे अलग, कॉन्टैक्ट पे अलग। तो मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैप के में गया। मैप पे जाने के बाद मैंने सिंपल एक बटन लिया, फोल्डर पे क्लिक करूँगा और फोल्डर पे क्लिक करके मैंने कहा भाई ये वाला इमेज खुल जाओ। ओके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लिक किया हमने, ये ले लिया। आप पेज का सेलेक्ट कर लें या फिर आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। सेव किया आपने, सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ क्लिक करूँगा तो एक अलग चीज़ खुल गई, और यहाँ क्लिक किया तो यहाँ अलग चीज़ खुल गई, और यहाँ क्लिक किया तो अलग चीज़ खुल गई। तीनों में एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट ने काम किया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर